हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी की सीरीज़ में करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम पॉलिटी के आज करंट अफेयर्स कवर करेंगे। पिछले एक साल के करंट अफेयर जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं उन्हें हम कवर करेंगे। पॉलिटी से रिलेटेड पिछले एक साल के करंट अफेयर्स पर हमारे दो लेक्चर आएंगे, एक आज और एक लेक्चर कल अपलोड करेंगे। और पिछला जुलाई से 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का सारा करंट अफेयर्स हम इन दो लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। साथ ही साथ कल हम आपको जुलाई 2021 तक का जो करंट अफेयर्स का पार्ट 2 आएगा पॉलिटी से रिलेटेड, उसी के साथ हम शाम में आपको एक एमसीक्यूज़ का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, यानी कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे उसकी हम एक सीरीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे कल शाम, और कल सुबह में पार्ट 2 आएगा आज के लेक्चर का पॉलिटी का। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने पहली न्यूज़ से, जो हमारा पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। तो पहली न्यूज़ है इंटरपोल से रिलेटेड। तो अब हमें, जैसे कि पिछले साल न्यूज़ में था कि इंटरपोल से रेड नोटिस जारी किया गया था। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि ईरान के जो एक मेजर जनरल थे कासिम सुलेमानी का मर्डर करने की वजह से ईरान ने एक रेड नोटिस इंटरपोल से जारी करने की गुजारिश की थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो अब हमें जानना है दो चीज़ें कि इंटरपोल क्या है और दूसरा इसके जो अलग अलग नोटिस हैं, क्योंकि इस तरह के नोटिस या इस तरह के स्पेशल टर्म्स जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं वो यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जैसे कि एक बार जो हमारा यूएनएससी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो संकल्प होते हैं, कभी कभी इससे क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि जो प्रपोजल 1267 किससे संबंधित है। इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड, डब्ल्यूएचओ नहीं, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो सब्सिडी पर एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, इसी ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है ये डब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसी तरह इंटरपोल से रिलेटेड ये रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, तो ये कौन कौन से नोटिस होते हैं और किस तरह जारी किए जाते हैं, किस वजह से जारी किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन को आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल, इंटर का मतलब इंटरनेशनल और पोल का मतलब पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सीमा पार आतंकवाद, तस्करी और अन्य अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल की गतिविधियों के संबंध में सभी निर्णय महासभा, यानी कि इसकी एक जनरल असेंबली होती है, उसी के द्वारा सारे डिसीजन लिए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, जो इसका सर्वोच्च शासी निकाय है, यानी कि इसकी हाईएस्ट शासी निकाय एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसकी वार्षिक बैठक होती है। और ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आपसे स्टेटमेंट में यूपीएससी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये इंटरपोल का जो गठन किया गया है, इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस की गतिविधियों की तरह कार्य करता है और इसका एक सर्वोच्च शासी निकाय है। और स्टेटमेंट 2 ये यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का अंग है। इस तरह से भी क्वेश्चन यूपीएससी कभी कभी पूछ लेती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन से हिस्से हैं यूनाइटेड नेशन के, वो भी आपको उसके ऑर्गन भी पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन हैं और उनके क्या नाम हैं। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। लियोन, फ्रांस। स्थापना इसकी 1923। और इंटरपोल, अब हम देख लेते हैं इंटरपोल की जो नोटिस है। ये 8 प्रकार के नोटिस जारी करता है, जिसमें से 7 नोटिस जो हैं वो रंग कोडित है, यानी कि कलर कोडिफाइड नोटिस है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 8 प्रकार के नोटिस जारी करता है, जिसमें से 7 जो है कलर कोडिफाइड होते हैं, जो अलर्ट अनुरोध के रूप में सदस्य देशों में पुलिस को महत्वपूर्ण अपराधी संबंधी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। अब हम देख लेते हैं ये 8 नोटिस। रेड नोटिस क्या है? किसी न्यायिक क्षेत्र अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा वांछित व्यक्ति के प्रत्यार्पण की दृष्टि से, प्रत्यार्पण कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, यानी कि जैसे कि आप सुन रहे होंगे विजय माल्या के संबंध में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन से किसी, जैसे कि मान लीजिए कोई अपराधी इंडिया में है और वो अपराध करके, किसी भी तरह का अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है, तो वो जिस देश में मान लीजिए एक्स देश के अंदर चला गया, तो भारत उससे क्या करेगा? प्रत्यार्पण ट्रीटी के तहत, यानी कि अगर कोई गंभीर अपराध है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत इसको इस देश से गुहार करेगा कि आप इस बंदे को पकड़कर हमें वापस हमारे हवाले कीजिए, हमारी कस्टडी में दीजिए। तो इस तरह प्रत्यार्पण संधि होती है। तो इसमें क्या किया जाता है? रेड नोटिस के अंतर्गत कि इंटरपोल जो है एक नोटिस जारी करती है अंतर्राष्ट्रीय ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो व्यक्ति किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जिन्हें अपराधी घोषित किया है और वो किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य देश में छुप गए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट का सबसे क्लोज जो है सोर्स है, यानी कि सबसे डेंजरस सोर्स, यानी कि सबसे
हाईएस्ट सोर्स है, यानी कि अगर जिसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया जाएगा, इसका मतलब उसे हर हालत में ही इंटरपोल को पकड़ना है। इंटरपोल उसके लिए सब कुछ रात दिन एक कर देगी उसे पकड़ने के लिए। फिर है ब्लू नोटिस, आपराधिक जांच में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पता लगाने, उसकी पहचान करने या जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। ब्लू नोटिस किस लिए जारी किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है, यानी कि अभी उस पर अपराध साबित नहीं हुआ है, वो संदिग्ध है, यानी कि उसका पता चला है कि किसी आपराधिक गतिविधियों में वो संलिप्त है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। फिर होता है ग्रीन नोटिस, किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए, यदि उस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। यानी कि ये एक तरह से प्रोएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव फार्मूला है, यानी कि अगर पता चल जाए कि अलकायदा का कोई आतंकवादी, यानी कि भले ही वो आतंकवादी की फहरिस्त में शामिल नहीं है, लिस्ट में शामिल नहीं है, और कोई अन्य व्यक्ति ऐसा पता चलता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाला है या किसी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे कि भारत के बहुत से लोग, केरला तमिलनाडु के बहुत से व्यक्ति या बहुत से यंगस्टर जो हैं वो इन ISIS में शामिल हो गए। तो अगर पहले ही किसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंटेलिजेंस के थ्रू हमारी इंडियन पुलिस को या फिर इंटरपोल को कि ये व्यक्ति शामिल होने वाला है, तो उसको पहले ही ग्रीन नोटिस जारी कर दिया जाता है उसके खिलाफ कि अगर आप यहाँ शामिल हुए तो हम आपके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर देंगे। फिर है ब्लैक नोटिस, ये अज्ञात शवों के बारे में जानकारी देने के लिए है, यानी कि कोई डेड बॉडी मिली है, ऐसी डेड बॉडी जैसे किसी अन्य कंट्रीज़ में, जैसे मान लीजिए कोई इंडियन व्यक्ति है और उसकी किसी अन्य देश में जाकर मृत्यु हो जाती है, चाहे भले ही वो नेचुरल डेथ हो, प्राकृतिक मृत्यु हुई हो, तो और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही हो, क्योंकि शिनाख्त जो होगी वो ID कार्ड से होगी, वो शिनाख्त नहीं हो पा रही हो, तो ऐसे जो ब्लैक लिस्टेड यानी कि उनके अज्ञात शवों को, जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ होती हैं, उनके लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। फिर है येलो नोटिस, किसी लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए या खुद को पहचानने में असमर्थ व्यक्ति, इसकी पहचान करने के लिए। खुद को पहचानने में असमर्थ कौन से होते हैं? जैसे कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं वो बता नहीं सकते कि वो कहाँ से आए हैं, कौन उनके माता पिता हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए येलो नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस, किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया की चेतावनी देने के लिए जो किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा या खतरे का प्रतिनिधित्व करती है। ऑरेंज नोटिस किसके लिए जारी किया जाता है? कि ऐसी किसी व्यक्ति के लिए जो किसी दूसरे के लिए खतरा हो, या किसी वस्तु के लिए खतरा हो, या किसी सरकारी संपत्ति के लिए खतरा हो। फिर है पर्पल नोटिस, अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरणों या छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करना। पर्पल नोटिस जारी किया जाता है ऐसे स्थानों के बारे में जहां पर ये व्यक्ति छुपते हैं, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में या किसी जो क्रिमिनल गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति जहां छुपते हैं, जो इन तरीकों का यूज़ करते हैं या जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, उन डिवाइसेस के लिए पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। तो ये 7 हमारे कलर कोडिफाइड नोटिस होते हैं। और एक स्पेशल नोटिस होता है, ये क्या है? इंटरपोल UNSC विशेष सूचना, इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस इंटरपोल के सदस्यों को सूचित करने के लिए कि एक व्यक्ति या एक संस्था संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन है, यानी कि ये जो जितने भी सदस्य राष्ट्र इंटरपोल के जिन्होंने सदस्यता ले रखी है, जो सदस्य राष्ट्र इंटरपोल के, ऐसे राष्ट्रों को इंटरपोल सूचित करता है कि किसी एक्स व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका है, इसलिए आप इस व्यक्ति पर सैंक्शन लगा दीजिए। तो इसलिए यह इंटरपोल UNSC विशेष या स्पेशल नोटिस जारी किया जाता है। तो ये 8 तरह के कुल नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है हमारी धारा 497। ये किससे संबंधित है? ये है एडल्ट्री से संबंधित। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, बहुत ज़्यादा, पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले की समीक्षा करने से इनकार किया। देखिए ऐसा है कि हाई कोर्ट में पहले पिटीशन लगाई गई थी एडल्ट्री को ख़त्म करने के लिए, और एडल्ट्री को ख़त्म करने के लिए जो कानून था, जो IPC की धारा 497 थी, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, इलीगल घोषित किया था, और उस IPC की धारा को हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन इस धारा को हटाने से रोकने के लिए इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट के पिटीशन जो डाली गई वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। यानी कि रिव्यू करने के लिए पिटीशन जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, उस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, ये कहकर कि ये एडल्ट्री से रिलेटेड जो 497 धारा है, ये संविधान का उल्लंघन करती है, इसलिए इस धारा को जो है एलिमिनेट किया जाता है, इस धारा को हटा दिया गया है। तो उन्होंने पहले के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसमें पाया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो विवाहित जोड़ों को दंडात्मक दंड के डर से एक दूसरे के प्रति वफादार रहने के लिए आदेश नहीं दे सकती। देखिए इसमें ये कहा गया था कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक आपसी सहमति पर आधारित होता है, यानी कि पति जो है अपनी पत्नी का वो मालिक नहीं है, वो मास्टर नहीं है, पत्नी का जो है पति मालिक नहीं है, उनको बराबर का अधिकार है दोनों को, और वो दोनों उनकी अपनी
पर्सनल लाइफ में एक दूसरे की इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर वो कहीं दूसरी जगह किसी को पसंद, पति या पत्नी में से दोनों भी कोई दूसरे को पसंद करता है, तो उसमें किसी भी तरह का एडल्ट्री का मामला नहीं चलाया जा सकता। ये उनकी अपनी निजी यानी कि पर्सनल चॉइस का मामला है। पर्सनल चॉइस के आधार पर इस निर्णय, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसकी जो बेंच थी हाई कोर्ट की, उन्होंने इस आईपीसी की धारा को कैंसिल कर दिया था। फिर इसमें अदालत ने यह भी तर्क दिया कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ऐसा डेटा नहीं है कि अपराध के रूप में व्यभिचार को समाप्त करने से यौन नैतिकता में अराजकता या तलाक में वृद्धि होगी। देखिए, ये ऐसा एक्सक्यूज़ दिया गया था कि अगर अदालत इसको ख़त्म कर देगी तो इससे जो तलाक में वृद्धि होगी, यानी कि तलाक जो है, डाइवोर्स के केसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इस तरह का कोई भी डेटा जो पैटिशनर हैं वो कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें व्यभिचार में यानी कि एडल्ट्री के केस में धारा 497 को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने खत्म तो किया है। आईपीसी की धारा को अब 497 को हटा दिया गया है आईपीसी की बुक से, लेकिन इसमें यह भी सैंक्शन जुड़ा हुआ है, साथ में ये अभी मौजूद है कि अगर कोई इस बिना पे अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहे या अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहे, पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपनी पति से, पत्नी अपने पति से या पति अपने पत्नी से, तो वो डाइवोर्स नहीं रोका जा सकता, डाइवोर्स ले सकता है। इसके आधार पर डाइवोर्स को मनादी नहीं है। डाइवोर्स को 497 के आधार पर कोई भी पति या पत्नी दोनों में से कोई एक इस आधार पर डाइवोर्स को पेश कर सकता है या डाइवोर्स की मांग कर सकता है। डाइवोर्स को नहीं हटाया गया है, रिपील नहीं किया गया है। लेकिन जो धारा 497 से एडल्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि एक पति पत्नी होने के बावजूद किसी थर्ड पर्सन से रिलेशन रखना, उसको जो कानून क्रिमिनल एक्टिविटीज से बाहर कर दिया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी विकलांग व्यक्ति अधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस श्रेणी के लोगों को सामाजिक रूप से पिछड़े श्रेणी में श्रेणी के लोगों में के अंतर्गत सूचित किया है। तो वो कौन है? विकलांग व्यक्ति। विकलांग व्यक्ति को सामाजिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। ऐसा उनको बताया है सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान इन्हें छूट का हकदार बताया है। इसमें उच्च न्यायालय ने माना कि विकलांग लोग भी सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं और इसलिए बहुत कम से कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के को दिए जाने वाले लाभों के हकदार हैं। यानी कि एक छोटी सी न्यूज़ है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस श्रेणी के लोगों को, यानी कि किस कैटेगरी के लोगों को सामाजिक रूप से पिछड़ा बताया है, यानी कि सोशली बैकवर्ड बताया है। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि आपका ईपीएफओ का जो एग्जाम है, ईपीएफओ बॉडी ही जो है वो बॉडी ही सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। तो इसलिए इस दृष्टि से ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी के लोगों को सोशली बैकवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में घोषित किया है। तो आपसे ये भी ऑप्शन में अल्पसंख्यक भी दिया जा सकता है, माइनॉरिटीज़ भी दिया जा सकता है, इस तरह कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दिव्यांग लोगों को सोशली बैकवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने अभी घोषित किया है। अगली न्यूज़ है हमारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब ये नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। अब इसमें क्या है, इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना शामिल है, जो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत या मुकदमा चलाने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों आदि को बंद करने का आदेश देने के लिए सशक्त होगा। अब इसमें क्या क्या है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा अनुचित व्यवहार की रोकथाम के नियम भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। यानी कि नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया है उसमें क्या सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। दूसरा, इस अथॉरिटी के अंतर्गत यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी रखा गया है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई हमें गलत या डिफेक्टेड वस्तु की डिलीवरी कर दी जाती है और उसका रिफंड भी कभी नहीं किया जाता है। और कभी ऐसा भी किया जाता है, बहुत सी कंपनियां ना तो रिफंड करती हैं, ना ही प्रोडक्ट को चेंज करती हैं, रिप्लेस भी नहीं करती हैं। जैसे कि आपने एक अक्सर नाम सुना होगा आप में से शायद बहुत से लोगों ने, जैसे ईबे एक कंपनी थी ई कॉमर्स जो अब तो पूरी तरह डूब चुकी है। इसने भी बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी इस तरह की है। इसके साथ तो मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो ना तो ये रिफंड करते हैं और ना ही रिप्लेस करते हैं आइटम को, और चीटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हालांकि आपको बड़ी कंपनी जैसे कि आपका अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी इस अधिनियम के अंतर्गत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी रखा गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अगर आपके साथ किसी भी तरह के धोखाधड़ी का केस होता है तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2019 के तहत यहाँ अपील कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी। यानी कि अगर कोई उपभोक्ता कंज्यूमर शिकायत करता है तो 48 घंटे के अंदर उसको सूचना देनी पड़ेगी। और साथ ही इस अधिनियम के तहत प्राप्ति की तारीख से, यानी कि जिस तारीख को
शिकायत की गई है उस तारीख से 1 महीने के भीतर विद इन 1 मंथ आपको शिकायत का निवारण करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ईपीएफओ की दृष्टि से स्पेशली, इसलिए हम जो न्यूज़ आपको जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्पेशली ईपीएफओ के पर्सपेक्टिव में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। नया अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा का परिचय देता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है। देखिए इसमें तीनों को कवर किया गया है, यानी कि अगर किसी भी तरह की धोखाधड़ी कंज्यूमर के साथ की जाएगी तो एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि बहुत सी आपने देखा होगा ना, अमेजोन क्या करती है, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, यहाँ पर आप भी अपना सामान ले जाकर बेच सकते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति भी अपना सामान बेच सकता है, यहाँ कोई तीसरा, इसी तरह हज़ारों व्यक्ति, हज़ारों सेलर अपना सामान बेच सकते हैं और इसी तरह हज़ारों लाखों कस्टमर या कंज्यूमर इनके होते हैं सामान खरीदने के लिए। लेकिन मान लीजिए किसी एक सेलर ने चीट कर दिया तो आप सेलर को थोड़ी सेलर पर केस थोड़ी करेंगे, आप डायरेक्ट अमेजोन के खिलाफ अमेजोन पे कंप्लेंट डालेंगे। तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन अपने सेलर को देखेगा, सेलर से बात करेगा। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाने के बजाय, क्योंकि पहले कंपनियां क्या करती थी, अमेजोन कहता था कि सेलर ने डिफॉल्ट किया, हमारी कोई गलती नहीं है, कंज्यूमर कहता था कि इन्होंने अमेजोन ने किया है, अमेजोन कहता था सेलर ने किया, सेलर कहती थी अमेजोन ने किया है, अमेजोन कहता था कि डिलीवरी वाले ने किया है। तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते थे और नुकसान किसका होता था, कंज्यूमर का। तो अब इस अधिनियम में क्या किया गया है कि मुआवजे के अंदर अब जो सेलर है वो भी शामिल होगा, जो आपका सेवा प्रदाता है यानी कि डिलीवरी बॉय है, मतलब डिलीवरी सिस्टम यानी कि डिलीवरी कुरियर कंपनी जो है वो भी इसमें शामिल होगी। साथ ही जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। अगली न्यूज़ है हमारी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंदू महिला की संयुक्त व कानूनी वारिस होने और पुश्तैनी संपत्ति का वारिस पुरुष वारिसों के बराबर शर्तों पर करने के अधिकार का विस्तार किया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें संशोधन के तहत ये किया गया है कि जो लड़की होगी यानी कि महिला होगी, महिला को भी पुरुषों की बराबर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनको अधिकार प्राप्त होगा। ये जन्म से होगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि 2005 में जब कानून बनाया गया तब उसके पिता जीवित थे या नहीं। यानी कि अगर कोई ऐसी महिला है जो 2005 के बाद एडल्ट हुई है, मान ली एडल्ट हुई है कोई ऐसी महिला जो 2005 के बाद बालिग हुई है, एडल्ट हुई है, लेकिन उसके जो माता पिता हैं उनकी मृत्यु 2005 से पहले हो चुकी थी, तो उसको इस आधार पर संपत्ति से बेदखल या संपत्ति में बराबर का हक देने से इसलिए मना नहीं, इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि इसके माता पिता की मृत्यु 2005 में एक्ट बनने से पहले ही हो गई थी, या फिर ये व्यक्ति या ये महिला 2005 के बाद एडल्ट हुई है, तो इस आधार पर भी इसमें मना नहीं किया जा सकता। साथ ही बेटी की सहदाई की यानी कि सहभागी संपत्ति में भी वही अधिकार है और दायित्व दिए गए हैं जो उसको पुत्र होने पर प्राप्त होते हैं, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी में और सारे एसेट्स में अपने माता पिता के उसको बराबर का, पुत्र के बराबर का अधिकार होगा। यानी कि इसमें ये बताया गया है अगर वो पुत्री की जगह पुत्र होती तो उसको जितने अधिकार मिलते उतने ही अधिकार उसको अब पुत्री होने पर भी मिलेंगे। फिर ये किस पर लागू होगा, पैतृक संपत्ति, यानी कि जो भी पैतृक संपत्ति होगी यानी कि पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वसीयतनामा यानी कि अगर विल की जाएगी तो विल को भी उसी अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। मृत्यु से पहले वसीयत ना बनाना, निजी संपत्ति में उत्तराधिकार यानी कि जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसमें भी उसका उत्तराधिकार बराबर का होगा, यानी कि अपने पुत्र उसके जो माता पिता होंगे उनके पुत्र यानी कि अपने भाई के बराबर उसको अधिकार प्राप्त होंगे। अगली न्यूज़ है हमारी लोया जरगा। इतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि तालिबान का इशू कितना बड़ा है। ये लोया जरगा, ये न्यूज़, ये वर्ड जो है आज से 2 या 3 साल पहले भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था और पिछले 2-3 महीने से ये दोबारा न्यूज़ में आ गया है। तो ये लोया जरगा है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अफगानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड वर्ड है, ये वहाँ का कल्चरल न्यूज़ है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लोया जरगा किसको कहा जाता है, एक जनरल मीटिंग को, जनरल मीटिंग यानी कि आम सभा जो करी जाती है, असेंबली जो होती है, उस मीटिंग को लोया जरगा कहा जाता है। तो ये अफगानों की लगभग 400 विवादास्पद उग्रवादी कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी है। इसमें 3 दिवसीय लोया जरगा के अंत में प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें क्या होता है, एक मीटिंग होती है, मीटिंग में प्रपोजल पास किए जाते हैं, तो जो मीटिंग चलती है उस मीटिंग में इकट्ठा होने को क्या कहा जाता है, लोया जिरगा, लोया जिरगा। यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इतना ही याद रखना है। इसमें प्रस्ताव क्या पारित किया गया है, लोया जिरगा क्या है, ये पश्तून वली में विशेष प्रकार की जिरगा या कानूनी सभा, पश्तून लोगों की पारंपरिक संहिता। अब इस पर्सपेक्टिव में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैप भी पता होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान का जो, अगर इसको इस तरह से मान लें, पाकिस्तान का अगर ये मैप है, एक रफ मैप, और इसके ऊपर अफगानिस्तान, तो ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ ये हम सर्कल कर रहे हैं, ये एरिया जो है ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है पाकिस्तान का, जो कि फाटा कहलाता है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल एरिया। ये फाटा ही, यहाँ पर इतना जो एरिया है ये थोड़ा इनका एरिया अफगानिस्तान का और थोड़ा पाकिस्तान का एरिया, ये पश्तून बहुल एरिया है। और यही पश्तून जो होते हैं यहाँ पर
इन लोगों की ये परंपरा है, ये असेंबली जो होती है। और आपको ये पता होगा तालिबान के अंदर, तालिबान का जो संगठन है, इस तालिबान संगठन के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो पश्तून हैं, वो पश्तून हैं। देखिए वैसे तो तालिबान के अंदर काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि आपका कज़ाक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, हाजरा जिन्हें हाजरा भी कहते हैं और कभी कभी हज़ारा भी कहते हैं, उज़्बेक हैं, पश्तून हैं। इसी तरह कई जगह पर 5-6 कम्युनिटीज़ निवास करती हैं, लेकिन जो तालिबान के संगठन के अंदर सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो पश्तून का है, पश्तून। और पश्तून की ही असेंबली जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पश्तून जो है लोया जिरगा कहते हैं असेंबली को, यानी कि जो ढेर सारे लोग, उनके जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, उनकी एक जगह जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन को लोया जिरगा कहा जाता है। ये किस लिए आयोजित की जाती है? या तो अचानक मृत्यु के मामले में, या एक नया राज्य प्रमुख चुनना हो, या फिर एक नया संविधान अपनाना हो, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसीजन लिए जाते हैं, या फिर एक तरह से ये इनकी पार्लियामेंट आप कह सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्या किया जाता है? पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, बिल पास किए जाते हैं। तो ये जो भी काम होता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, वो इनकी इस असेंबली में, यानी कि इस लोया जिरगा के में लिया जाता है। जो भी प्रपोजल पास होता है वो लोया जिरगा में होता है। और लोया जिरगा पश्तून जो पश्तून डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पर ये लोकल वर्ड यूज़ किया जाता है। ये नया संविधान अपनाना या युद्ध जैसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने के लिए होता है। अफगानिस्तान में लोया जिरगाओं का आयोजन कम से कम 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मतलब 1701 के आसपास, यानी कि 1701 के बाद, जब होतकी और दुर्रानी राजवंश सत्ता में आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में जो आपका करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसमें साफ लिखा हुआ है करंट और डेवलपमेंटल इश्यूज़। तो इशू की जहाँ बात होगी तो ये भी, जैसे कि हमने आपको बताया था, एनवायरनमेंट एक सबसे बड़ा इशू है ग्लोबल लेवल पर। उसके बाद या उसी के पैरेलल में आप एनवायरनमेंट के बाद दूसरा इशू कौन सा रख सकते हैं? टेररिज्म। टेररिज्म एक, क्योंकि वो एक किसी देश के लिए इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए मुद्दा है, ऑल ओवर ह्यूमैनिटी के लिए मुद्दा है। इसीलिए क्लाइमेट जो है आपका एनवायरनमेंट, वो किसी एक कंट्री के लिए मुद्दा नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए मुद्दा है, सारी ह्यूमैनिटी के लिए मुद्दा है। तो जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ होंगे, इश्यूज़ के अंदर ये सारी न्यूज़ कवर हो जाती हैं। तो होतकी और दुर्रानी राजवंश के टाइम में ही ये आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोया जिरगा जो है, इसकी परंपरा तालिबानियों ने ना आकर शुरू की है, नहीं, इसकी परंपरा 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुकी थी, जब होतकी और दुर्रानी राजवंश सत्ता में आए। यानी कि ये भी पता होना चाहिए होतकी और दुर्रानी राजवंश किससे रिलेटेड है? अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल करने के लिए राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजें। अब इसमें क्या है? अधिनियम की धारा 38 अनिवार्य है। केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दे सकती है। ये किसके अंतर्गत है? धारा 38 सेक्शन 38। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 क्या कहती है? अंत्योदय अन्न योजना के तहत व्यक्तियों को कवरेज प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये उन व्यक्तियों के लिए है जो या तो NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या किसी राज्य योजना PDS कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज किसके लिए प्रोवाइड किया गया है? जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो राज्य के PDS सिस्टम के अंतर्गत शामिल नहीं है, ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत राशन उपलब्ध कराया जाता है। बिना राशन कार्ड वाले विकलांग व्यक्ति, यानी कि ऐसे विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत राशन प्रोवाइड किया जाता है और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। अगली न्यूज़ है हमारी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद। यहाँ से इस बार 101% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 101% मार्क कर लीजिए इस न्यूज़ को। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद, ये क्योंकि नई गठित हुई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। क्योंकि अब तक ट्रांसजेंडर्स को, यानी कि थर्ड जेंडर जिन्हें कहा जाता है, मेल फीमेल तो सब जानते हैं, थर्ड जेंडर जिनको कहा जाता है, इनके बारे में कोई भी स्कीम नहीं चलाई जाती है, कोई भी सोशल वेलफेयर की स्कीम नहीं चलाई जाती है। इनका बिल्कुल ही ये एक्सप्लॉयटेड सेक्शन है, एक्सप्लॉयटेड सेक्शन है। इस टाइम 21वीं सदी में एक्सप्लॉयटेड सेक्शन अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो ट्रांसजेंडर्स है, यानी कि थर्ड पर्सन। तो आपको पता होना चाहिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया, यानी कि नेशनल काउंसिल। इसका अध्यक्ष कौन है? सामाजिक न्याय मंत्री। आपको इसकी कंपोजिशन पता होना चाहिए, इसका अध्यक्ष कौन है, क्या कितने सदस्य होते हैं, कौन इसके मनोनीत सदस्य हैं, ये आपको बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जा सकता है इस बार। सामाजिक न्याय मंत्री, सदस्य, कुछ अन्य मामलों के अधिकारी, समुदाय से 5 मनोनीत सदस्य भी परिषद का हिस्सा हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गोपी शंकर मधुरे, मीरा परीदा, जैनब जावेद पाटिल, ये हमने न्यूज़ शुरू में भी कवर की है। काक चिंगदाबम श्यामचंद्र शर्मा, और किसके तहत गठित है? ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन किसके अंतर्गत गठित की गई है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल एक्ट 2019। अब परिषद के 5 प्रमुख कार्य हैं।
क्या है? पहला, केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण पर सलाह देना। समानता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना। सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा करना और समन्वय करना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना। केंद्र द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य कार्य करना। ये सारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से रिलेटेड हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, संयुक्त राष्ट्र के विकलांगों लोगों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश। ये न्यूज़ भी हमने पहले कवर की है, एक बार फिर देख लेते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, जैसे कि WTO, जैसे कि ILO, जैसे कि आपका वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह जो भी अदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इनसे रिलेटेड अगर कोई स्पेशल न्यूज़ चर्चा में रही है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए 10 दिशा निर्देश जारी किए, यानी कि उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो इनके कल्याण के लिए, दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो दुनिया भर में न्याय प्रणाली तक पहुँच जिससे इनकी आसान हो सके। अब दिशा निर्देश 10 सिद्धांतों के एक सेट की रूपरेखा तैयार करते हैं और क्रियान्वयन को प्रोवाइड करते हैं। ये 10 सिद्धांत क्या है? पहला, सभी विकलांग व्यक्तियों के पास कानूनी क्षमता हो और इसलिए किसी को भी विकलांगता के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के भेदभाव किए बिना न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं और सेवाएं सार्वभौमिक रूप से सुलभ होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, विकलांग बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त प्रक्रियात्मक आवास का अधिकार है। चौथा प्रिंसिपल, विकलांग व्यक्तियों को कानूनी नोटिस और जानकारी को समय पर सुलभ तरीके से दूसरों के साथ समान आधार पर पहुंच करने का अधिकार है। पांचवा, विकलांग व्यक्ति अन्य लोगों के साथ समान आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त सभी वास्तविक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं और राज्यों को उचित प्रक्रिया की गारंटी के लिए आवश्यक आवास प्रदान करना चाहिए। अगली न्यूज़ इसमें अगला है, छठा प्रिंसिपल, विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता का अधिकार। सातवां प्रिंसिपल, विकलांग व्यक्तियों को न्याय के प्रशासन में दूसरों के साथ समान आधार पर भाग लेने का अधिकार। आठवां, विकलांग व्यक्तियों को मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने, उनकी शिकायतों की जांच करने और प्रभावी उपचार प्रदान करने का अधिकार है। नवा सिद्धांत है, प्रभावी और मजबूत निगरानी तंत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 10वां सिद्धांत है, न्याय प्रणाली में काम करने वाले सभी लोगों को विशेष रूप से न्याय तक पहुंच के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संबोधित करने वाले जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये 10 के 10 प्रिंसिपल आप कम से कम 4 या 5 बार पढ़िए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और ताकि रिटेन आप आसानी से कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगली न्यूज़ है हमारी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। अभी हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है, NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, केंद्र सरकार द्वारा 4 स्वायत्त बोर्डों के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। अब भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त कर दिया गया है। पहले कौन सी थी? IMC, इंडियन मेडिकल काउंसिल थी, इसको खत्म किया गया है और उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया गया है। इस नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत 4 संस्थानों को इसके अंतर्गत लाया गया है। पहला है UG मेडिकल शिक्षा बोर्ड, PG चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, और चौथा है NMC को दिन प्रतिदिन के कामकाज में मदद करने के लिए नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें नियामक कौन है? गुण के आधार पर चयनित निर्वाचित नियामक के विपरीत 3 वर्ष, अध्यक्ष का कार्यकाल इसमें 3 वर्ष का होगा। और हाँ, अभी डॉक्टर SC शर्मा को, जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली के, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और NMC में 10 पदेन सदस्य होंगे, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से होंगे? 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे NMC के अंदर, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर SC शर्मा। और इनको कितने वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है? यानी 3 वर्ष के लिए, यानी कि NMC का जो अध्यक्ष होगा वो 3 वर्ष के लिए चुना जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। इसने 25 सितंबर 2020 को, क्योंकि हाल ही की न्यूज़ है, भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया। ये कब से एक्टिव हुआ है, यानी कि कब से फॉर्म में इम्प्लीमेंट हुआ है? 25 सितंबर 2020। इसलिए आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है, ये करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती है। आयोग चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता प्रदान करता है, चिकित्सा विद्यालयों को मान्यता देता है, चिकित्सकों को पंजीकरण का अनुदान देता है और चिकित्सा पद्धति की निगरानी करता है और भारत में चिकित्सा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करता है। इससे पहले जनवरी 2019 में एक अध्यादेश द्वारा 6 महीने के लिए स्थापित किया गया था और ये भारत की संसद द्वारा पारित एक स्थायी कानून बन गया है और बाद में 8 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए एक अध्यादेश जारी किया, यानी कि ऑर्डिनेंस। अब आपको इस सीरीज में ये भी पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस
आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। और आर्टिकल 143 बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति के बारे में बताता है आर्टिकल 143। और आर्टिकल 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल 213 ये गवर्नर के, किसी भी राज्य के गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो ये आर्टिकल्स आपको बेसिक आर्टिकल पता होने चाहिए। इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपाय सुझाने के लिए आयोग की कम से कम 3 उप समितियां होंगी। यानी कि ये जो वायु एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो कमीशन होगा, इसकी 3 सब कमेटीज होंगी। सब कमेटीज ये क्या करें, ये कौन कौन सी होगी? निगरानी और पहचान करने के लिए मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। दूसरी होगी सुरक्षा और प्रवर्तन, सेफ गार्डिंग एंड एनफोर्समेंट। यही आप ऑफिसर बनेंगे, एनफोर्समेंट ऑफिसर, यानी कि प्रवर्तन यानी कि लागू कराना या अप्लाई कराना, इंप्लीमेंट कराना। किसी भी कानून को इंप्लीमेंट कराना का काम होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर का। किसी भी कानून को लागू कराना, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सी योजनाएं चलती हैं, लेकिन लागू तो होती है, सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, उनका सही से फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंचता है। यानी कि कानून बना तो दिए जाते हैं लेकिन लागू सही से नहीं हो पाते हैं। तो यही कानून लागू कराना आपका कार्य होगा। अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कानून किससे रिलेटेड होंगे? जो ईपीएफओ के से संबंधित है वही कानून, जैसे कि कर्मचारी भुगतान अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, इस तरह के अधिनियमों को, कानूनों को लागू करना फैक्ट्रीज में, यही आपका कार्य होगा, इसी की निगरानी करना। फिर हाल ही में आदित्य दुबे बनाम भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने और निगरानी करने के लिए सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश मदन बी लोकुर को एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया था। पहले क्या किया गया था, जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो क्षेत्र है जहाँ पर पराली जलाई जाती है, स्टबल बर्निंग जहाँ की जाती है, जैसे कि खेत में फसल काटने के बाद जो ठुंड बचे रह जाते हैं उनको क्या किया जाता है, हाथ से निकालने के बजाय उनको जला दिया जाता है तेल छिड़क कर। तो इससे किसानों का मानना है कि एक तो लेबर कम आती है, यानी कि उनका खर्च बच जाता है। दूसरी चीज़ ये कि राख बनने के बाद इस मिट्टी को पोटेशियम की भरपाई हो जाती है, पोटेशियम की कमी पूरी हो जाती है। तो इसलिए लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, कि पूरी दिल्ली के अंदर धुंध हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो उसी से रिलेटेड मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब केंद्र सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्थायी आयोग के गठन के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है, जो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर आयोग की जगह लेगा। ये 22 वर्षीय पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम प्राधिकरण को भंग कर, जिसने अब तक दिल्ली में वायु प्रदूषण को संबोधित किया है, इसने केंद्र में ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक स्थायी निकाय का गठन किया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए निकाय राज्यों के बीच कार्रवाई का समन्वय करने, जुर्माना लगाने के लिए कई शक्तियां ग्रहण करता है। इस आयोग को कई शक्तियां दी गई हैं। अब ये वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है या फिर 5 साल तक की जेल की सजा सुना सकता है। इतनी शक्ति इस आयोग को दी गई है। अगली न्यूज़ है हमारी बैक टू विलेज। जम्मू कश्मीर सरकार ने महत्वाकांक्षी बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है। अब ये क्या है, ये कार्यक्रम का उद्देश्य समान विकास के मिशन को पूरा करने का संयुक्त प्रयास में राज्य के लोगों और सरकारी अधिकारियों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य पंचायतों को सक्रिय करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को प्रत्यक्ष रूप से लागू करना है। अब इसको 3 चरणों में लागू किया गया है। ये तीसरा चरण है बैक टू विलेज प्रोग्राम का। पहले तो आपको याद रखना है कि ये बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा चरण है। इसको कहाँ लागू किया गया है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में इसको लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, पंचायतों को सक्रिय करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में के विकास के प्रयासों को प्रत्यक्ष रूप से लागू करना। पहला चरण लोगों की शिकायतों और मांगों को समझने के लिए है। दूसरा चरण, इसने पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया और ये समझने की कोशिश की कि पंचायतें कैसे काम कर रही हैं और शिकायतें और मांगे क्या हैं। और तीसरा चरण शिकायत निवारण के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषताएं, कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी को एक ग्राम पंचायत सौंपी जाएगी, जहां वो बातचीत करेगा पंचायत प्रतिनिधियों से, उनकी चिंताओं, विकास संबंधी जरूरतों और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा। और प्राप्त फीडबैक से सरकार को जरूरतों के आकलन में मदद मिलेगी और बाद में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं या कार्यक्रमों को गांव विशिष्ट सेवाओं के वितरण में सुधार लाने और बेहतर सुविधाओं और आर्थिक उत्थान के मामले में गांव के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें क्या किया जाएगा कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में एक गजेटेड ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा। गजेटेड ऑफिसर वहां पर गाँव के लोगों से, ग्राम पंचायतों से वहाँ की परेशानियाँ सुनेगा और परेशानियाँ सुनने के बाद जो वहाँ की ज़रूरतें होंगी, यानी कि वहाँ की जो डिमांड्स होंगी, उन डिमांड्स को एक फीडबैक के रूप में केंद्र सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को प्रदान करेगा। और प्रदान करने के बाद उसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज उस गांव के लिए स्पेशल पॉलिसीज लेकर आएंगे। अगली न्यूज़ है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020। यह राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को पारित किया गया है। ये किसका विलय करता है? बिल का उद्देश्य 3 संस्थानों को एक एकीकृत केंद्र में विलय करना है, जिसमें
आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहा जाएगा, जो गुजरात के जामनगर में स्थित होगा। यानी कि कहाँ बनाया जा रहा है ये? गुजरात के जामनगर में। जामनगर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा पाने वाला पहला आयुर्वेद संस्थान होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेद संस्थान होगा ये। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहला है इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। और गुजरात के जामनगर में स्थित होगा। तो ये 3 संस्थानों को इंटीग्रेट करके एक संस्थान बनाया जाएगा। संस्थान का उद्देश्य पहला, आयुर्वेद और फार्मेसी में चिकित्सा शिक्षण में शिक्षण के पैटर्न विकसित करेगा। दूसरा है आयुर्वेद की सभी शाखाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक सुविधाओं को एक साथ लाएगा। संस्थान की संरचना में 15 सदस्य शामिल होंगे। आयुष मंत्री, आयुर्वेद के सचिव और तकनीकी प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग गुजरात सरकार, संस्थान के निदेशक, महानिदेशक, केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान परिषद और शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान में विशेषज्ञता वाले आयुर्वेद के 3 विशेषज्ञ और 3 संसद सदस्य, ये इसके सदस्य होंगे। संस्थान के कार्यों में शामिल होंगे पहला, आयुर्वेद में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण प्रदान करना फार्मेसी सहित। दूसरा, आयुर्वेद में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन दोनों के लिए पाठ्यक्रम भी निर्धारित करना, यानी कि ये सिलेबस भी डिसाइड करेगा। आयुर्वेद में ग्रेजुएशन का सिलेबस और PG सिलेबस, पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस भी डिसाइड करेगा। साथ ही ये इसमें डिग्री, यानी कि डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करेगा। PG डिग्री भी प्रदान करेगा और ग्रेजुएट डिग्री भी ये प्रदान करेगा। संस्था का फंड कहाँ से आएगा? संस्था को केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से धन प्राप्त होगा। संस्थान के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इसकी खातों का ऑडिट करेंगे। अगली न्यूज़ है विश्व चुनाव निकायों का संघ, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन हमारा न्यूज़ में रहा है पूरे पिछले 5-6 महीने, उसके पर्सपेक्टिव में आप इस न्यूज़ को बिल्कुल रट लीजिए। भारत ने चुनाव आयोग ने विश्व चुनाव निकायों का संघ, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ की अध्यक्षता का 1 वर्ष पूरा किया है, यानी कि अभी भारत इसका अध्यक्ष है। ये क्या है? दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों को सबसे बड़ा संघ है, यानी कि सबसे बड़ा एसोसिएशन है ये इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का। 14 अक्टूबर 2013 को सोंगडू दक्षिण कोरिया में इसको स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फाउंडेशन कब हुई इसकी? 2013 में। कहाँ पर? साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया के शहर में सोंगडू। सचिवालय सियोल में। सियोल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी सियोल में इसका सचिवालय है। उद्देश्य दुनिया भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागी चुनाव कराने में दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। संरचना 115 EMB सदस्यों के रूप में और 16 क्षेत्रीय संगठन सदस्यों, सहयोगी सदस्यों के रूप में है। और लास्ट न्यूज़ है हमारी लोक अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट। ओडिशा के दिहाड़ी मजदूर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है, यानी कि ये अल्टरनेटिव क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अल्टरनेटिव विवाद निपटारण, यानी कि डिस्प्यूट रेडरेसल मैकेनिज्म है। ये एक ऐसा मंच है जहां कानून की अदालत ने या पूर्व मुकदमेबाजी स्तर पर लंबित विवादों मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया या समझौता किया जाता है। यहाँ क्या होता है लोक अदालत के अंदर? ये जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, लोक अदालत यानी कि जन अदालत। यहाँ क्या किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए X और Y 2 लोग हैं, इन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। मान लीजिए प्रॉपर्टी को ही लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये अब ये सोचते हैं कि मेरे पास कमाई है, Y सोचता है मेरे पास कमाई है, तो ये अदालत की तरफ जाने की सोचते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? ये जन अदालत में चले जाएंगे, यानी कि लोक अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इन्हें? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आर्बिट्रेशन का काम होता है, यानी कि यहाँ समझौता भी हो सकता है या यही डायरेक्ट फैसला सुना सकती है। और इस फैसले के बाद अगर ये दोनों संतुष्ट हैं तो ये इनको अदालत जाने की, यानी कि किसी न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वैधानिक प्रावधान या कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि वैधानिक प्रावधान कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि स्टैट्यूटरी जो इनको दर्जा दिया गया है, स्टेटस दिया गया है, वो 1987 के अधिनियम के तहत दिया गया है। ये अंतिम निर्णय दे सकता है, यानी कि लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी अदालत का फैसला माना जाता है और ये सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी है, यानी कि फाइनल डिसीजन है और बाइंडिंग है। इसको मानना ही मानना है, कोई अपील नहीं। लोक अदालत द्वारा किए गए फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे अपने मुकदमेबाजी के अधिकार का प्रयोग करते हुए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए मामला दर्ज करके उचित अधिकार क्षेत्र की अदालत में जाकर मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। न्यायालय शुल्क, जब लोक अदालत में मामला दायर किया जाता है तो कोई अदालत शुल्क दे नहीं होता, यानी कि लोक अदालत की कोई फीस नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता।
नोट, अब इसमें स्पेशल नोट क्या है, यदि अदालत में लंबित मामला लोक अदालत को भेजा जाता है, यानी कि मान लीजिए आपने पहले ही हाई कोर्ट में कोई केस दायर कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, उस फैसले उस केस को उसने सोचा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, इसको लोक अदालत के पास भेज दिया जाए, उसने लोक अदालत के पास भेज दिया। हालांकि आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर चुके थे और आपने वहाँ पर फीस भी सबमिट कर दी थी, लेकिन जब वो लोक अदालत को ट्रांसफर कर देगा हाई कोर्ट, तो क्या करेगा लोक अदालत, और अगर फैसला आ जाएगा यानी कि फैसले से आप संतुष्ट हैं, तो फिर आपको जो हाई कोर्ट की फीस है वो भी वापस कर दी जाएगी। तो इसमें यही बताया गया है कि बाद में निपटारा अगर कर दिया जाता है और शिकायतों या याचिका पर अदालत में मूल रूप से भुगतान किया गया, अदालत शुल्क भी पार्टियों को वापस कर दिया जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना पड़ता, और ना ही पहली बार में और अगर ना ही दूसरी बार में, यानी कि अगर आप पहले हाई कोर्ट में अपील कर चुके हैं और हाई कोर्ट से दोबारा ये जो केस है ये लोक अदालत को भेज दिया गया है, तो अगर फैसला से आप संतुष्ट हैं लोक अदालत के, तो जो हाई कोर्ट में आपने फीस भरी थी वो भी माफ़ हो जाएगी, वो आपको वापस कर दी जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट ही लोक अदालत में अपना केस लेकर गए हैं, तो यहाँ पर तो कोई फीस ही नहीं जाती है। तो ये आज का लेक्चर था, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हमारा एक कल लेक्चर आएगा पार्ट 2, इसमें हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स पूरे कर लेंगे, और साथ ही कल शाम को हम आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत मजा आएगा आपको उसमें। और फिर हमारा इकोनॉमी के हम 2 से 3 लेक्चर में पिछले 1 साल का करंट अफेयर कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।